वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 3 के पार्ट 2 पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पीपल, रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, इसके साथ ही साथ लोगों को फ़ैसला क्यों लेना चाहिए, उनकी भागीदारी क्यों होनी चाहिए, इन सारी बातों के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग संसद की भूमिका, रोल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर 3 पिक्चर्स दिए हैं। पिक्चर नंबर 1 जो है वो भारतीय संसद को बता रहा है एंड इट इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। इट हैज़ 2 हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल। The total strength of Rajya Sabha or member is 245 members and Lok Sabha 545 members। और राज्यसभा के सभापति देश के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और लोकसभा की अध्यक्षता करने वाले होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, जिसे स्पीकर भी कहते हैं। तो संसद की भूमिका हम पढ़ेंगे। The Parliament, our system, has immense powers because it is the representative of the people. Elections to the Parliament are held in a similar manner as they are for the state legislature. The Lok Sabha is usually elected once every 5 years. संसद के पास बहुत शक्तियाँ होती हैं क्योंकि जनता का यह प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा का चुनाव भी इसी तरह होता है जिस तरह राज्य विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेचर के लिए चुनाव होता है। आमतौर पर लोकसभा के लिए चुनाव हर 5 साल में कराए जाते हैं और देश को कई सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति संसद में भेजा जाता है और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर कई सारे राजनीतिक दलों से संबंधित होते हैं या उनके सदस्य होते हैं। हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा लास्ट क्लास में की थी। मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है हमारे यहाँ। रिजल्ट ऑफ द 16th लोकसभा इलेक्शन मई 2014। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसमें मई 2014 में 16वीं लोकसभा इलेक्शन का रिज़ल्ट आया था, वो यहाँ दिखाया गया है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी और नंबर ऑफ़ एमपीज़ दिखाए गए हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, नेशनल पार्टीज़ एंड स्टेट पार्टीज़। इससे पहले 15वीं लोकसभा इलेक्शन के बारे में भी का भी रिज़ल्ट यहाँ दिया है, जो कि मई 2009 में इसका रिज़ल्ट आया था और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ दिखाए गए हैं और नेशनल पार्टीज़ में बीजेपी, बीएसपी, सीपीआई और इसी तरह से स्टेट पार्टीज़ के बारे में भी यहाँ दिया है, जिसे रीजनल पार्टी भी कहा जाता है। इनके नंबर ऑफ़ एमपीज़ कितने हैं वो भी यहाँ पर शो किया गया है। Once elected, these candidates become members of parliament और MPs। एक बार इलेक्शन में जीत जाने के बाद ये उम्मीदवार जो होते हैं वो संसद सदस्य या सांसद या MP कहलाते हैं और इन्हीं सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। अब संसद को निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। कौन कौन से? पहला, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। सेकेंड वन, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। एंड थर्ड, लॉ मेकिंग। जब हम राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना यानी टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। Parliament of India consists of the President, the Rajya Sabha and the Lok Sabha. After the Lok Sabha elections, a list is prepared showing how many MPs belongs to each political party. लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है जिससे पता चलता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी के कितने सांसद या MPs हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। यानी अगर लोकसभा में कुल
543 निर्वाचित सदस्य हैं और 2 मनोनीत सदस्य हैं, तो इसके आधार पर अगर हम इसका मोर देन हाफ करेंगे तो इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास 272 सदस्य होने चाहिए। आप लोगों ने लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल में पढ़ा था जहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक मैटर था जिसमें 2 तरीके के स्टूडेंट्स थे जिनकी इस बात पर लड़ाई होती है कि उन्हें कौन सा स्पोर्ट्स खेलना है, और टीचर मेजॉरिटी की बात कहती है, यानी कि मोर देन हाफ अगर एक स्पोर्ट्स को खेलना चाहते हैं तो उसी को खेला जाएगा। यहाँ पर आप उसी एग्जाम्पल को सोचकर इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि क्यों मोर देन हाफ कहा गया है। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाला दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। गठबंधन, कोलिशन, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। विपक्षी दल, अपोजिशन पार्टी के बारे में यहाँ बताया गया है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो अभी हम पढ़ेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द लोकसभा इज़ टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। लोकसभा का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है? टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव, यानी एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का चुनाव करना। जैसा कि आपने इससे पहले के चैप्टर में पढ़ा था कि कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं, यानी टू एग्जीक्यूट लॉ, कानून को एग्जीक्यूट करना, लागू करना। कार्यपालिका, कार्य का पालन करवाना, ठीक है। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। फ्रॉम द MPs हु बिलोंग्स टू the party, their party, the prime minister selects minister to work with them to implement decisions। अब भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। इसका काम क्या होता है? सांसदों में से मंत्रियों को ढूंढना, मंत्रियों का चुनाव करना, और ये सभी मिलकर प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसले करते हैं, कानून लागू करते हैं, इत्यादि काम करते हैं। किस तरह के मंत्री होते हैं? हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। इन सारे ऑफिसेज या कार्यालयों का कार्यभार इन अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में होता है। अभी हमने ऊपर गठबंधन सरकार के बारे में बात की थी, कोलिशन के बारे में बात की थी, जिसके बारे में है अब हम पढ़ेंगे। जब किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाता है तो सरकार बनाने के लिए कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। यही गठबंधन सरकार होती है। ऑफन टाइम्स इन द रिसेंट पास्ट इट हैज़ बीन डिफ़िकल्ट फॉर अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी टू गेट द मेजॉरिटी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। They then join together with different political parties who are interested in similar concerns to form what is known as a coalition government। बच्चों, यहाँ पर फिर से आपको पिक्चर्स दिखाए गए हैं, 2 पिक्चर्स हैं, और एक ये केंद्रीय सचिवालय की 2 मुख्य इमारतों के बारे में बताया गया है। 2 इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं जो कि एक का नाम साउथ ब्लॉक और दूसरे का नाम नॉर्थ ब्लॉक है, जिसका निर्माण 1930 में किया गया था। बाईं ओर यानी लेफ़्ट साइड साउथ ब्लॉक है जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय है, रक्षा मंत्रालय है और विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। दाईं तरफ राइट साइड नॉर्थ ब्लॉक है जहां वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय स्थित है, यानी कि यहीं से इन सारे मुद्दों पर चर्चाएं और फैसले लिए जाते हैं, चर्चाएं की जाती हैं, फैसले लिए जाते हैं। अब इससे पहले तो हमने पढ़ लिया लोकसभा के बारे में, अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह ज़रूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। यानी अगर किसी बिल को पास करना है और कानून बनाना है उससे, तो उसमें राज्यसभा की मंजूरी भी आवश्यक होती है। और संसद का यह सदन जो है वो क्या काम करता है? लोकसभा के द्वारा जो पारित किए गए कानून होते हैं उनकी समीक्षा करता है यानी रिव्यू करता है उसको, ठीक है। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसमें थोड़े बहुत सुधार या संशोधन भी करने के लिए कह सकता है। लेकिन जब हम वित्त विधेयक या धन विधेयक की बात करते हैं
तो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का होता है, यही पेश किया जाता है। अब हम राज्यसभा के सदस्यों की बात करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिसमें 12 राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। अब हम संसद के काम करने के तरीकों में दूसरा काम देखते हैं कि क्या है, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। बच्चों, जब आप लोग क्लास में पढ़ते हो तो आप लोग अपनी टीचर से पढ़ाई के दौरान उस चैप्टर से संबंधित कई प्रश्न कर सकते हैं, या तो उस पेज के ख़त्म होने पर, या टॉपिक के ख़त्म होने पर, या पैराग्राफ के ख़त्म होने पर। आप उससे कई सारे उनसे संबंधित कई सारे प्रश्न अपनी टीचर या अपने अध्यापक अध्यापिकाओं से पूछते हो। क्यों? क्योंकि वो आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं और उस चीज़ को समझने में आपको मदद करते हैं। इसी तरह से जब संसद का सत्र चल रहा होता है, यानी जब संसद का सेशन चल रहा होता है, पार्लियामेंट सेशन चल रहा होता है, तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल या क्वेश्चन आवर होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाजों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। यानी जितना क्वेश्चन आप करते हो उसके आधार पर आप सरकार को ये बताते हो कि उसने कितना काम किया, मतलब खुद की खामियों के बारे में, उनकी खामियों के बारे में उनको ही आप बताते हो। ठीक है? इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिल जाता है और सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। यानी कि सिर्फ आपने सवाल पूछ दिया ये ज़रूरी नहीं है, आपके पास वो फैक्ट्स होने चाहिए कि आपने जो प्रश्न पूछा है वो सही है कि नहीं, और आपके पूछे गए प्रश्नों को उत्तर उस संबंधित मंत्रालय, मान लीजिए स्वास्थ्य संबंधित आपने प्रश्न पूछा है तो स्वास्थ्य मंत्रालय उसका उत्तर देगा, वित्त संबंधित पूछा है तो वित्त मंत्रालय, शिक्षा संबंधी पूछा है तो शिक्षा मंत्रालय। तो इस तरह से अलग अलग विभाग के बारे में अलग अलग विभाग के लोगों द्वारा प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका होता है? अपोजिशन पार्टी का। क्यों? क्योंकि दे हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज़। क्योंकि वो सरकार की नीतियों कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन को जुटाते हैं। सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिल जाता है और इसके चलते सरकार चुस्त रहती है, फ्रेश रहती है, काम करने में उसको अच्छा लगता है। अब संसद में पूछे गए प्रश्न का एक उदाहरण देखिए, ऊपर येलो बॉक्स में एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल दिया गया है जो कि महिला और बाल विकास मंत्री से क्वेश्चन किया गया है। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर से क्वेश्चन किया गया है कि क्या उन्होंने विद्यालय में जंक फूड को बैन किया है कि नहीं, और बैन किया है कि नहीं। इसके साथ ही साथ पोषण मानक विकसित करने के लिए जो कहा गया था, क्या ये काम किया है कि नहीं राज्य सरकारों ने, और अगर किया है तो उनसे डिटेल्स मांगी गई हैं इसकी। इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार ने राज्यों द्वारा उपयुक्त मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया है कि नहीं, मतलब केंद्र सरकार ने इस बारे में जांच की है कि नहीं कि कार्य ठीक से हो रहा है कि नहीं। इस संबंध में भी उन्होंने ब्यौरा मांगा है। अब इससे संबंधित उत्तर कौन देगा? महिला और विकास मंत्रालय की मंत्री। ठीक है? In addition, in all matters dealing with finances, the parliament's approval is crucial for the government. यहाँ पर जब हम वित्त फाइनेंस की बात करते हैं तो इससे संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि ये उन तरीकों में से एक होता है जिसके द्वारा संसद सरकार को नियंत्रित करती है, मार्गदर्शित करती है और सूचित करती है, जो कि आप इस सेकेंड पॉइंट को पढ़ रहे हो। कंट्रोल करना, मार्गदर्शित करना, गाइड करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की भी अहम भूमिका होती है
और इसीलिए हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहुत अच्छी व्यवस्था मानते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है लॉ मेकिंग। इसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल से इसमें नहीं दिखाया है, लेकिन फोर्थ चैप्टर में इसके बारे में बताया है कि कानून क्या होते हैं और क्या ये कानून जो भी बनाए जाते हैं वो सभी पर लागू होते हैं। कौन से कानून ऐसे होते हैं जो अलोकप्रिय होते हैं, विवादास्पद होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पढ़ेंगे हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, यानी संसद में कौन लोग होते हैं। संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहले तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड लोग ही सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते थे और इंटरेस्टेड थे, लेकिन धीरे धीरे अब गांव के यानी ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग, इसके साथ ही साथ दलित, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक आदि लोग भी इसमें अपने प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सामने आ रहे हैं। और जब हम रीजनल एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी हम देख सकते हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आप एक टेबल देख सकते हैं जिसमें आपको बताया गया है कि अलग अलग सालों में, यानी जो ये ईयर्स हैं, चुनाव के वर्ष हैं, उसमें लोकसभा के लिए वोट डालने वाली आबादी का प्रतिशत कितना था। तो सबसे पहले चुनाव 1951 और 16 2014 में है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेरिएशन दिखाया गया है। सबसे पहले बहुत ज़्यादा था, फिर बीच में कम हुआ और उसके बाद फिर परसेंटेज हम घटता बढ़ता देख सकते हैं। It has been observed that the representative democracy cannot produce a perfect reflection of society. There is a realization that when interest and experiences separate us, it is important to assure that communities that have been historically marginalized are given adequate representation. इसका मतलब यहाँ पर आपको बताया गया है कि प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है। यह बात साफ दिखाई देने लगी है जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। इसीलिए जब हमें ऐसा लगता है कि एक समूह का व्यक्ति, एक जाति का व्यक्ति, एक वर्ग से संबंधित व्यक्ति सभी के लिए, सभी के हित के लिए आवाज़ अगर नहीं उठा सकता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या है, ऐसी परिस्थिति में भी प्रावधान किया गया है। और ये प्रावधान क्या है? रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। यानी इस बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटों को आरक्षित किया गया है। किसके लिए? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन चुनाव क्षेत्रों से केवल दलित और आदिवासी उम्मीदवार ही जीतें और संसद में उनकी भागीदारी भी हो, ताकि वो दलितों और आदिवासियों से संबंधित मुद्दों को संसद में पहुंचा सकें। क्यों? क्योंकि वो उनके बीच में रह रहे हैं, उनको जानते हैं, उनकी परेशानियों को वो खुद भी फील करते आए हैं, खुद भी झेलते आए हैं, इसलिए इसके बारे में वो इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी प्रकार से हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण की बात कही गई है और उसका सुझाव भी पेश किया गया है, जो कि पहले 4% ही था लेकिन शुरू के सालों में, लेकिन अब इसका प्रतिशत 11% हो गया, जो कि फिर भी कम है। अगर हम 2013 के आंकड़ों की बात करें, आपकी बुक में बच्चों ये दिया नहीं है, अगर हम 2013 के आंकड़ों की बात करें तो 11% रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं भारतीय लोकसभा में महिलाओं का और राज्यसभा में 10.6%। जब हम 17वीं लोकसभा की बात करते हैं तो वहाँ पर लोअर हाउस में महिलाओं का प्रतिशत पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ा है, जो कि 14.39% है, जो कि बहुत अच्छा है। It is issues of this kind that force the country to ask certain difficult and often unresolved questions about whether our democratic system is representative enough. इस तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारे देश ऐसे कुछ मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है कि क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई
है या नहीं, क्योंकि जब हम महिलाओं के प्रतिशत की बात करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो वो आज भी बहुत कम है। हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश भी कर रहे हैं। यह बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत और उसमें भारत के लोगों की आस्था को झलकाती है। क्यों? क्योंकि जब आप क्वेश्चन करने की बात करते हैं, प्रश्न करने की बात करते हैं, तो वो आपको छूट सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था की ही बात में ही मिलती है, और इसीलिए हम इस व्यवस्था को बहुत अच्छा मानते हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है बच्चों। So thank you students. Stay healthy, stay safe, stay home.